नमस्कार साथियों, मैं हूँ द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी कि यह जो ध्रुव है उत्तर और ये दक्षिण, यहाँ पे थोड़ी चपटी है और यहाँ बीच में क्या है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब तो आपने देखा ही होगा बचपन में, या फिर यहाँ पे आप फिगर में भी यह देख सकते हैं। ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब किस लिए, मतलब किस तरह से बनाया गया है कि वो पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप दिखता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब हो गए जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। यानी ये जो है, इसको इधर से इधर आप घुमा सकते हैं या फिर इधर से आप इसको उधर घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं, रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये जो सुई है ये झुकी हुई अवस्था में इस तरह से है, स्ट्रेट, इस तरह सीधी नहीं है। इसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है। इसे क्या कहा जाता है, एक्सिस या फिर अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ऊपर की तरफ क्या है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि ये जो रेखा बनाई गई है, ये कल्पना की गई है कि इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी अगर इसको, ये विषुवत वृत्त की रेखा दी गई है, इसके जो नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इसको उत्तरी ध्रुव, और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। यानी कि कोई भी बॉल लीजिए, उसको प्रॉपर बीच से, ठीक बीच से उसको काटिए दो भागों में। उसी तरह अगर पृथ्वी पे किया जाए तो ये विषुवत वृत्त क्या करता है, इसको बराबर दो भागों में विभाजित करता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं कहलाते हैं। यानी इस तरह से जो भी, जितनी भी यहाँ पे रेखाएं दी गई, ये सभी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। यहाँ पे जैसे दिया है 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, ये सभी क्या है, अक्षांश। इनको अंश में मापा जाता है। क्या करता है, शून्य अंश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश होगा। यानी कि पृथ्वी के अगर चारों तरफ इस तरह से एक लाइन खींची जाए, मतलब एक धागा लेकर के इस पृथ्वी के चारों तरफ लगा दिया जाए, तो कितने अंश का बनेगा वो टोटल, एक सर्कल का शेप ले लेगा। किस तरह का एक शेप लेगा, यहाँ पे देखिए, इस तरह का एक सर्कल का शेप वो लेगा पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा टोटल, ये 360 डिग्री का होगा। और इसका 1/4 अगर हम कर दें, इसका अगर हम 1/4 कर दें, यहाँ से इस तरह से इसको 1/4 ले लें, तो ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। यही यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये उत्तरी हो गया और नीचे दक्षिणी होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश निकाल सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आगे दी गई होगी। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। क्योंकि 20 डिग्री नीचे भी है और 20 डिग्री ऊपर भी है, तो जब तक उसके साथ हम दिशा नहीं दर्शाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि 20 डिग्री उत्तर में है या दक्षिण में।
इसीलिए उसके साथ क्या लिखा जाता है, 20 डिग्री उत्तर या फिर 20 डिग्री दक्षिण। सामान्यतः इसे उ या फिर द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उ का मतलब हो गया उत्तर और द का मतलब हो गया दक्षिण। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है, यानी कि ऊपरी पार्ट में है, उत्तर में, एवं बेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में, यानी कि वो नीचे वाले पार्ट में स्थित है दोनों एक ही अंश पे, लेकिन एक उत्तर में है और एक दक्षिण में दिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर में है अक्षांश पर, बेलो होरिजोटो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। यहाँ चित्र में आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो चित्र ऊपर था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक इस तरह नीचे है और एक ऊपर बना हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 अंश पे होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव यहाँ पे 90 डिग्री। इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी होती हैं। कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ में होती है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा और यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त बन रहा है। तो कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में क्या होता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्यों होता है? क्योंकि सन की लाइट यहाँ पे तो ज़्यादा पड़ती रहती है, पर यहाँ पे तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे हल्का हल्का ठंड आने लगती है। इसको क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। फिर उत्तर ध्रुव वृत्त के यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री के बीच में यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट और ज़्यादा कम पड़ती है, मतलब और कम पड़ती है, तो यहाँ पे बर्फ जम जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शीत कटिबंध। सेम यही चीज़ नीचे भी लागू होती है। ये यहाँ पे कर्क रेखा है, तो यहाँ पे मकर रेखा। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में शीतोष्ण कटिबंध होता है, दक्षिण शीतोष्ण, और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। तो कटिबंध के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे कि इसके बीच उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध आता है। क्यों आता है? सूर्य की वजह से ये सभी होता है। हमें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। वो आपने चित्र में पहले देख चुका है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी न तो ज़्यादा गर्म रहता है और न ही ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती, यानी 66.5 डिग्री ऊपर से लेकर 90 डिग्री ऊपर, इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण नीचे से लेकर 90 डिग्री दक्षिण नीचे तक। इसको शीत कटिबंध बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की लाइट सबसे कम पड़ती है, यहाँ पे अक्सर बर्फ जमी रहती है। तो अक्षांश आपके समझ में आ गया। इसको लेटीट्यूड बोला जाता है, यानी लेटी हुई रेखा रहती हैं, वो सभी लेटीट्यूड या फिर अक्षांश कहलाती हैं। अब एक दूसरी और रेखा होती है जिसकी कल्पना की गई, इसको देशांतर बोला जाता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या म्योत्तर बोला जाता है, यानी जो लेटी हुई रहती है उनको अक्षांश बोला जाता है, और ये जो सीधी रेखाएं इनको क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। आगे देखते हैं।
कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जितनी भी रेखाएं यहाँ से खींची जाती हैं इस उत्तर ध्रुव में सभी एक पॉइंट पे आकर फिक्स होती हैं। अच्छा, ये रेखाएं होती कैसी हैं? जैसे हमने देखा था, क्या देखा था कि जो लेटीट्यूड होती हैं वो प्रॉपर एक सर्कल की तरह इस तरह से दिखती हैं, बट ये देशांतर मतलब एक प्रॉपर सर्कल की तरह आकर पृथ्वी के चारों तरफ घेरती हैं, ठीक है। पर ये जो देशांतर होता है ये प्रॉपर सर्कल नहीं होता, ये आधा होता है, इसका हाफ सर्कल। इस बीच से काट दो, मान लो कि ये पार्ट है, इस पार्ट को इस पृथ्वी के एक कोने में चिपकाओ और इस दूसरे पार्ट को दूसरी तरफ से दूसरे कोने में चिपका दो, इस तरह से इसको चिपकाया जाता है। ये सभी जाकर के यह उत्तर ध्रुव पे फिक्स होकर मिल जाती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। अच्छा, जो लेटीट्यूड होती हैं उनका आकार क्या होता है? चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? मान लीजिए यहाँ बीच में जो पड़ेगी यहाँ पे उसका आकार बड़ा, पर यहाँ जो पड़ेगी इस तरह से उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। लेकिन ये जो देशांतर हैं ये सभी एक ही लेंथ की होती हैं, सभी की लंबाई समान होती है और यहाँ पे सभी मिलती जुलती हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर या देशांतर से पूर्व, मान लीजिए कि एक ब्रिटिश है, इस एक फिक्स लाइन को क्या बोल दिया गया? प्रमुख यामोत्तर, या फिर इसको ग्रीनविच लाइन बोल दिया गया। ये हो गया। अब इसके इधर जितने हैं उसको पूर्व बोला जाएगा और इसके इधर जितने हैं उसको पश्चिम बोला जाएगा, ठीक है। इस यामात्रा को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा में है। मान लीजिए कि यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, 1 2 इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ लास्ट में आकर यहाँ पे 180 हो गया, पीछे से आकर मिली, ये पश्चिम का हो गया। इसी तरह ये पूर्व का भी 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ लास्ट में आकर के 180 जो आएगा, यानी कि इधर का 180 और इधर का 180 दोनों ही सेम एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, एक ही लाइन दोनों है, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के बीच बनी ग्रिड के देखो, जैसे कि यहाँ पे इस ग्रिड पे ध्यान दो, ये ग्रिड बन गया ना, ये अक्षांश और ये जो सीधी है ये देशांतर के बीच बना हुआ, ये एक ग्रिड है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो सबसे पहले इस 0 से ऊपर जाएंगे, 26 डिग्री ढूंढेंगे कि उत्तर पे कहाँ पे है अक्षांश, एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो हमने ये अक्ष ढूंढ लिया, मान लीजिए 23 यहाँ पे है, फिर हमने पूर्व में 90 डिग्री इधर गए ढूंढते ढूंढते, यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों कट करेंगे एक दूसरे को वही वो स्थान हो जाता है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। समझने के लिए कागज के समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, या प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर करना चाहें। कुछ इस तरह से रेखाएं बनाइए और इस तरह से भी, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस रेखा पे यहाँ पे कट कर रहा है तो उसका नाम अलग, इस पॉइंट पे कोई कट करेगा, इस तरह से ये बनेगी, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं। ये पूरे विश्व का मैप यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये देशांतर के फॉर्म में दर्शाया गया है। आप वर्ल्ड मैप अगर देखते हो तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा प्यारा भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंद महासागर के उत्तर में। अब देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्य जब उदय होता है या सनसेट या सनराइज जब होता है तो उस समय छाया सबसे बड़ी बनती है, और दोपहर के समय क्या होता है, छाया सबसे छोटी बनती है, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर जाकर बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो पीछे दिया गया था, इस तरह से आप बनाएंगे तो इस तरह से क्रॉस करते हुए सभी पॉइंट आपको मिलेंगे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के
पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। यानी कि अगर ये मुख्य यामोत्तर है, इसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पे दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थित जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका, यानी कि ग्रीनविच ये हो गया तो इसके पूर्व यानी कि इधर पड़ेगा, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे। अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे मान लीजिए 6 बज रहा है तो यहाँ पे इसका समय क्या होगा, इससे आगे होगा। और पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। यह भी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। देखिए 360 डिग्री घूमती है तो 360 को क्या करेंगे, 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में कितना चल रही है, 15 अंश चल रही है। एवं 4 मिनट में 1 अंश। देखो 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट की वैल्यू अगर 15 हो गई तो 4 मिनट की हमको निकालना है, तो 15 को 60 से भाग देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री। यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व यानी कि इधर समय होगा 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। अगर यहाँ पे 12, ये मान लीजिए प्रमुख है तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इधर कितना होगा, 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, यानी ये सामने हो गया और इसके जस्ट अपोजिट पे 180 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग दिया गया है। वहाँ पे जो वर्ल्ड का मैप है वहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। हम अलग अलग समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के लिए स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, गुजरात कहाँ पे, यहाँ पे पड़ेगा, गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, असम कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, के लिए स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय में कितना अंतर है, 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में ये कितना है, 82.5 यानी कि 82.5 पूर्व, यहाँ पे ये दिया गया है, ये भारत की मानक रेखा है। यहाँ पे ये दिया गया, ये भारत की क्या है, मानक यामोत्तर रेखा है। स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। रसिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब 2 से ज़्यादा हमको लगता है कि यामोत्तर हैं इस तरह के मानक। हमारे भारत देश में एक ही है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे शहर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होता है, अर्थात कि भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होता तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। यहाँ पे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पृथ्वी का आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। ठीक से सुना है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन भी अलग से कराया जाए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना करके इसका सोल्यूशन भी फिर करा दूंगा। तो यही था हमारा सेकंड चैप्टर एवं देशांतर, जो भी यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।